स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल महेश क्लासेज पर। मैं उमेद सिंह राठौड़ आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान का छठा पाठ। चौथा और पांचवा पाठ जो है इस बार सिलेबस से हट चुका है, तो पहले से तीसरे पाठ तक के नोट्स पहले ही डाल चुका हूँ मैं। अब मैं छठा पाठ जो है, जो कि सब आपको लगता है कि बहुत मुश्किल और बड़ा है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, इसको बहुत ही आसान और सरल तरीके से इस पाठ को समझाया जाएगा आपको, जो बोर्ड में 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको जैसा बताया जा रहा है उन सब चीज़ों को आप फॉलो करें, सारे जो इसमें डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। अध्याय 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण यानी उसके मतलब कि नई चीज़ें बनाने का, मरम्मत का सारा कार्य करते हैं, वो अनुरक्षण के अंतर्गत आता है। इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, वहन एवं उत्सर्जन भी आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण। भोजन को ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब होता है कि हमारे शरीर में हर पल नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, बहुत सारी कोशिकाएं मरती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं नहीं बनती हैं, तो उनके लिए अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य ही पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, एक स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे सभी हरे पौधे और नील हरित जो बैक्टीरिया शैवाल होते हैं वो। विषमपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है, जैसे मानव व अन्य जीव। स्वपोषी पोषण में बात करें हम, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु नील हरित बैक्टीरिया होता है जो उनमें प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, में होता है। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि बाहर से, मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश द्वारा जारी सौर ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किए जाते हैं। कच्चे पदार्थ के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, फिर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा जल में परिवर्तित इन्हें कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, इसके लिए सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है, पौधों में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है जो स्थलीय पौधों एवं वायुमंडल से प्राप्त होती है। जल जो होता है, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न घटनाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, और फिर इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। अब हम बात करते हैं रंध्र। पत्ती, सभी हरे जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के जो मुख्य कार्य हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों के अधिकांश आदान प्रदान को इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है, जल वाष्प के रूप में। इसके लिए सहायक कोशिकाएं होती हैं, अधिचर्म कोशिका, द्वार कोशिका, रंध्र, छिद्र, सब इसमें पाए जाते हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते एवं बंद होते रहते हैं। विषमपोषी पोषण ये तीन प्रकार से होता है। एक तो प्राणी सम पोषण, होलोजोइक और मृतजीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक और परजीवी पोषण एंड पैरासाइट। प्राणी संपोषण में इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका भोजन शरीर के अंदर ही होता है, जैसे अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण में मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फफूंद एवं कवक इसके उदाहरण हैं। परजीवी पोषण
परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जूं और फीताकृमि। अमीबा में पोषण। अमीबा अमीबा में भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से फिर बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया आपको। ये केंद्रक है, केंद्रक में ये खाद्य कण जो है, खाद्य कण के चारों ओर धीरे धीरे ये कूटपाद होते हैं, वो घेर लेते हैं इसे। फिर खाद्य रिक्तिका और खाद्य कण जो होते हैं इसे अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार ये अमीबा में पोषण की प्रक्रिया संपादित होती है। अमीबा के बाद में दूसरा जीव आता है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पक्षमाभ होते हैं, कोशिका की पूरी सतह इससे ढकी होती है। यहाँ भोजन, ये भी एक कोशिकीय है, लेकिन यहाँ पे भोजन एक विशिष्ट स्थान द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, जबकि अमीबा में भोजन जो होता है वो शरीर के किसी भी भाग से वो ग्रहण कर सकते हैं। अमीबा एकमात्र ऐसा जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसके बाद में आता है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण के 5 चरण हैं। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होना, अंतर्ग्रहण होने के बाद में भोजन का पाचन होना, पचित भोजन का फिर मनुष्य के छोटी आंत में अवशोषण किया जाता है, फिर उसका स्वांगीकरण किया जाता है, फिर उसके बाद में जो बचे हुए भोजन को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बहिक्षेपण यानी बाहर निकाला जाता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक एक विस्तारित एक लंबी नली होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन जो होता है मुंह में जाता है। मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, दांत द्वारा भोजन का चबाना होता है, जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाती है तथा भोजन के स्वाद का पता लगाती है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, जिसमें स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा होती है। इसके बाद में भोजन जो होता है ग्रसिका में पहुंच जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका के क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसमें एक लयबद्ध तिरकन होती है द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन के द्वारा भोजन जो होता है मनुष्य के मुंह से धीरे धीरे आमाशय में बहुत ही धीरे संकुचित होता हुआ, शीतलन होता हुआ धीरे धीरे आमाशय में पहुंच जाता है। ये जीवा है, यहाँ मुख होता है, मुख गुहा से ग्रसिका से भोजन आमाशय में आता है। आमाशय में छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आने से पहले यकृत और पित्ताशय द्वारा निकला हुआ जो इसमें हार्मोन वगैरह होते हैं, पित्तरस, ये इसमें मिलते हैं, जिससे आमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम में हो जाता है, जबकि छोटी आंत में भोजन क्षारीय माध्यम में हो जाता है। आमाशय में हमारे जो आमाशय की जो अंदर की भित्ति होती हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं, उन ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि हमारे पेप्सिन, छोटे बच्चों में जो दूध होता है, दूध के पाचन के लिए जो हार्मोन स्रावित होता है वो रेनिन होता है, जबकि हमारे लिए प्रोटीन का जो पाचन एंजाइम होता है उसे अपन पेप्सिन कहते हैं। ये पेप्सिन हार्मोन जो होता है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है, ये आमाशय के अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय होता है। फिर इसके बाद छोटी आंत में भोजन जाकर क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है और भोजन का अवशोषण भी यहीं पर होता है। फिर शुद्धांत से भोजन आगे बढ़ता है, बृहदांत यानी बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत जो होती है उल्टे अंग्रेजी के यू आकार की होती है। फिर वहाँ से कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे जल, ग्लूकोज आदि का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है और बाकी बचे हुए भोजन को गुदाद्वार द्वारा बहिक्षेपण कर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती है। पेप्सिन पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा क्या करती है, आमाशय की आंतरिक भित्ति की जो HCl अम्ल स्रावित होता है उससे उसके आंतरिक अस्तर की रक्षा करती है, उसको क्षति होने से बचाती है। फिर यहाँ से भोजन छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में आंत्र रस होता है। आंत्र रस जो होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। यहाँ पर यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करते हैं।
यकृत से पित्त रस मिलता है जो पित्त लवण बनाता है। वसा पित्त लवण से अभिक्रिया करके वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है जिनको इमल्सीकरण द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल दिया जाता है। अग्न्याशय रस से स्रावित होता है, उसमें एमिलेज एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं और लाइपेज एंजाइम होते हैं। प्रोटीन जो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से पेप्टॉन्स में बदल जाता है। वसा लाइपेज की मदद से वसा अम्ल में बदल जाती है और स्टार्च जो मंड जो होता है वो एमिलेज की मदद से ग्लूकोज में बदल जाता है। यहाँ पर उंगली नुमा दीर्घ रोम पाए जाते हैं जो कि छोटी आंत का भोजन का अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। छोटी आंत से भोजन जो होता है वृहदांत्र में जाता है। वृहदांत्र में जल का अवशोषण, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज जो कि एक कार्बन के 6 अणु वाला एक यौगिक होता है जो कोशिका द्रव्य में टूटकर 3 कार्बन वाला पायरुवेट अणु बन जाता है। पायरुवेट अणु बनने के बाद में ये 3 प्रकार से क्रिया करता है। पहला, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होती है जैसे यीस्ट और किण्वन में। दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव, यहाँ पर वो लैक्टिक अम्ल बनाता है और ऊर्जा मुक्त होती है, ये हमारी पेशीय कोशिकाओं में होता है। तीसरा जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा मुक्त होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। ऊर्जा जो मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में होती है। इसमें 32 अणु जो होते हैं एटीपी के मुक्त होते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा इकाई के रूप में जाना जाता है इसको। श्वसन जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक तो वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। वायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि ये अवायवीय श्वसन और कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसमें 36 या 32 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं जो मानव में होता है, और इसमें केवल 2 एटीपी के अणु ही मुक्त हो पाते हैं। अगला जो बिंदु आता है इसमें आपके जो अध्याय में है वो है मानव श्वसन तंत्र। इसका हम समझे तो मानव श्वसन तंत्र में अपन देखते हैं कि सबसे पहले वायु जो होती है नासाद्वार यानी हमारे नाक के द्वारा ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रसनी से वायु कंठ में पहुंचती है, कंठ से श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका। इसके बाद में फुफ्फुस हमारे फेफड़े में जाती है। वहाँ पर कुप्पिका कोष होते हैं, रुधिर वाहिकाओं का घना जाल होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं जो होती हैं वहाँ पर पर्याप्त स्थान होता है कुप्पिकाओं में जिससे O2 व CO2 का आसानी से हमारे फेफड़ों में आदान प्रदान हो सके। ये चित्र, इस पार्ट में जो चित्र है वो 4 नंबर के या 5 नंबर के आधे नंबर के चित्र होते हैं, आधे नंबर के वर्णन होते हैं। तो आप सभी को इनके चित्र बनाने की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और चित्र बनाने के बाद में इनको तरीके से नामांकित करना भी आपको आना चाहिए, तभी आपको इसमें से पूरे के पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। तो मानव श्वसन क्रिया को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अंतः श्वसन। अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, वक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, वक्ष ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में बढ़ती है। उच्च वसन में वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती हैं, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। अंत श्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना है। उच्च श्वसन में फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकलना। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं
जबकि जलीय जीव जो होते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुप्पिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। वायु O2 से समृद्ध कुप्पिका रक्त वाहिका में जाती है और वह रक्त वाहिका O2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा रक्त जो होता है लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो रंग लाल होता है, यानी हमारे रक्त का जो रंग लाल होता है, वो लाल रुधिर कणिका में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है और धमनी द्वारा O2 उत्तकों में पहुंचती है। यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण उत्तक में होता है, फिर CO2 का उत्पादन भी उत्तक में होता है। CO2 रक्त वाहिका, उत्तकों से रक्त वाहिका में रक्त वाहिका से CO2 रक्त में विसरण करती है। रक्त में विसरण करते हुए रक्त वाहिका द्वारा कुप्पिका में जाते हैं और CO2 का कुप्पिका में कोष में अविसरण होता है। विसरण और परासरण, इन क्रियाओं को मैं आपको समझा देता हूँ। विसरण जब गैस जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह करती है तो इसे विसरण कहते हैं। विसरण को आप से रिलेट कर सकते हैं। परासरण, प से परासरण और प से पानी यानी जल जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे परासरण कहते हैं। और विसरण में गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विचरण होता है। इसके बाद में आगे आता है अगला तंत्र, संवहन तंत्र। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। सबसे पहला इसमें हृदय है, रक्त नलिकाएं हैं, धमनी व शिराएं हैं। धमनी जो होती हैं शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं। शिराएं जो होती हैं शरीर से अपशिष्ट रुधिर को सभी अंगों से लेकर हमारे हृदय में पहुंचाती है। और वैन माध्यम, रक्त व लसिका ये काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो रुधिर कोशिकाएं होती हैं इसमें और एक प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ये पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% तक जल होता है तथा शेष जो अवयव होते हैं वो जैविक प्लाज्मा, प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व होते हैं। दूसरा, ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएं होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं O2 व CO2 का वहन करती हैं। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। रक्त जो होता है उसमें प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। ये वीडियो आप महेश क्लासेज उमेश सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया है, उनके द्वारा आप उनके चैनल पर देख रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं रक्त वाहिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में रक्त को सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। धमनी जो होती हैं ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से, ऑक्सीकृत का मतलब शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। अपवाद के रूप में फुफ्फुस और धमनी, इसका अपवाद है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है क्योंकि रुधिर जब हृदय से गति करता है तो वो बहुत ज़्यादा दबाव से जाता है, अतः धमनी की भित्ति मोटी होती है। यहाँ पर धमनी में वाल्व नहीं होते हैं, ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत यानी अशुद्ध रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। अपवाद हैं फुफ्फुस और शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। इनमें वाल्व होते हैं, ये सतही होते हैं। ये वाल्व एक दिशीय होते हैं जो रक्त को एक ही दिशा में जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें एक रेखा चित्र दिखाया गया है। फुफ्फुस फेफड़े से रक्त जो है फुफ्फुसीय शिरा द्वारा विऑक्सीजनित रुधिर बाह्य आलिंद में आता है। बाह्य आलिंद से बाह्य नीले से महाधमनी द्वारा विऑक्सीजनित कृत रुधिर जो होता है शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। शरीर के सभी अंगों से फिर धीरे धीरे शिरिकाएं से होता हुआ ये प्रमुख महाशिरा में आता है। महाशिरा से अशुद्ध रुधिर जो होता है दाएं आलिंद में जाता है हृदय में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुस या ध्वनि द्वारा पुनः ये फुफ्फुस में चला जाता है। इस प्रकार हृदय में जब रक्त का एक चक्र होता है तो हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है। इसे रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। ये एक पंप होता है,
ये हमारे शरीर का एकमात्र अंग होता है जो मनुष्य के जन्म से पहले से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है और अंत तक कार्य करता है। मानव हृदय आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियाँ इतनी मोटी होती हैं क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप यानी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर से रुधिर को भेजना होता है। ये महाधमनी ये हृदय का चित्र आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ऊपर जो आया था वॉल्व, हृदय में उपस्थित वॉल्व जो होते हैं वो रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम शीर्षासन करते हैं, शरीर को मतलब कि सिर को नीचे लेते हैं, पैरों को ऊपर कर लेते हैं, तो उस समय भी हृदय में जो रक्त का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यानी कि वो उन्हें एक ही दिशा में जाने देते हैं, वो वाल्व बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर ऐसा नहीं हो तो हमारा शरीर फिर उस पूरे जो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का मिलना एक तरह से हो जाए तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसलिए ये वाल्व उसमें हेल्पफुल होते हैं। इसमें एक रक्त के अलावा एक तरल द्रव और होता है, लसिका। यह एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करती है और इस प्रकार मानव शरीर में वहन तंत्र काम करता है। अब हम बात करते हैं पादपों में परिवहन। पादपों में जो परिवहन का कार्य दो ऊतक करते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। आपको याद रखने के लिए बता दूं, जाइलम को आप जल जाइलम और जल से रिलेट कर दीजिए। जाइलम जो होता है कोशिका मतलब कि पौधों में जड़ों से पौधों के सभी भागों तक जल पहुंचाने का कार्य करता। फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, आप इसको लिंक कर सकते हैं। फ्लोएम जो होता है फूड यानी भोजन का, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो पादपों में दो ऊतक जो होते हैं वो परिवहन का कार्य करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम जो होता है पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा ही पौधों में जड़ों से जल जो होता है इतने बड़े बड़े ऊंचे होते हैं वहां तक पहुंचने का कार्य करता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलीय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक है। पौधों में ताप नियमन में भी ये सहायक होते हैं। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलेय पदार्थ उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अब है अंतिम टॉपिक इसमें, मानव में उत्सर्जन। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपजातीय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में ही विसर्जित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं। एक जोड़ा वृक्क होता है, किडनी कहते हैं। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग होता है। इसमें आप चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, बाई वृक्क धमनी, बाह्य वृक्क, बाई वृक्क शिरा, महाधमनी, बाई मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। इसको अपन इस माध्यम से अपन अच्छे से समझ सकते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में हानिकारक पदार्थों को छानकर बाहर करना है। वृक्क में मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती हैं। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। इसमें एक तो ग्लोमेरुलस होता है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। दूसरा बोमन संपुट होता है। तीसरा नलिकाकाल भाग। चौथा संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की प्रक्रिया, ये वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना है जो ये बार बार एग्जाम में आपके पूछी गई है। बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस चित्र को बनाना आप सीख लेवे। कोशिका गुच्छ निस्यंदन, जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ
कोशिका गुच्छ में से छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण, वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका स्त्रावण, यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है। कृत्रिम वृक्क अपवहन, ये भी एक बार आ चुका है एग्जाम में, 4 नंबर का प्रश्न था। इसमें आप अच्छे से याद कर ले, ये आपकी किताब में ऐसे डायरी नुमा पेज के ऊपर अलग से बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। कृत्रिम वृक्क अपवहन यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, यानी कि 180 लीटर रक्त का जो छानने की प्रक्रिया हमारी किडनी में होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 मिनट में मानव की किडनी में 1 लीटर और 200 मिलीलीटर रक्त का जो होता है छानने की प्रक्रिया होती है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। पादप में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं गोंद के रूप में। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित हो जाते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित कर लेता है। आशा है दोस्तों आपको छठे पाठ जो है जैव प्रक्रम, इस पाठ के नोट्स जो हैं आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं इस क्लासेज में आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।